नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा की, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुई सुनवाई और उस पर फैसले की, बात पंचायत चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती की और बात 8 जुलाई को मतदान के दौरान आने वाली चुनौतियों की। जी हां, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान सामने आ रही हिंसा और अराजकता की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा 8 जून को घोषणा की गई थी और अगले ही दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके बाद नामांकन को लेकर विभिन्न जिलों से भारी हिंसा की खबरें सामने आईं। नामांकन के आखिरी दिन तक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने अपने ऊपर हिंसक हमला होने का दावा भी किया, लेकिन ममता सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। हिंसक झड़पों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन अब मतदान और मतगणना तक सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बंगाल में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो और बवाल न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। और इस बार भी हिंसा का सिलसिला नामांकन से ही शुरू हो गया था। कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में वीर भूमि रणभूमि बनी हुई है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पंचायत पर महापंचायत। तो पंचायत चुनाव में वीर भूमि बनी रणभूमि बनी हुई है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वैकेशन बेंच ने भोपाल में सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। सुनवाई कर रही बेंच ने पूछा कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर क्या ऐतराज है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फोर्स कहां से आएगी इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आपकी याचिका तो सुनने लायक ही नहीं है। दरअसल की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 जून को कहा था कि पंचायत चुनाव नॉमिनेशन शांतिपूर्वक हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटे तो उन्होंने कहा कि वो सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी धारणा अलग हो सकती है, लेकिन यह सच है कि कुछ इलाकों में हिंसा और झड़प हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का राज्य सरकार विरोध कर रही है। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि 8 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। ऐसी स्थिति में अब पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनात होगी, जिसके चलते शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन चाहता है पंचायत चुनाव के दौरान माहौल खराब हो, और क्या वाकई चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा, पंचायत और महापंचायत में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता हैं नवीन मिश्रा जी हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुभव आचार्य हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के फरीद खान नेता टीएमसी के हैं, और वरिष्ठ पत्रकार और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सबसे पहले फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही जी। फरीद जी, आप तो केंद्रीय बल आ रहा है,
और केंद्रीय बल आने के बाद मुझे लगता है कि राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल मिल करके इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करा लेंगे। केंद्रीय बल आने की क्या आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग मानते हैं और उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जी, महामहिम का जो भी आदेश है। नहीं, आदेश का पालन तो है, लेकिन जो आदेश हुआ है, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के फैसले को अमान्य करने के लिए, हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में गए थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट ने जो भी कहा है वो सही कहा है। जी, इन स्थितियों में तो बंगाल सरकार नहीं चाहती थी कि केंद्रीय बल आए। बिल्कुल सही है कि बंगाल सरकार ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि हम भी नहीं चाहते थे। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे जी, उस वक्त भी करीब 600 कंपनियां और बाद में 100 कंपनी और आई थी जी। उसके बावजूद किस तरह से केंद्रीय बल ने, जब शीतलकुची में इलेक्शन चल रहा था जी, और वहाँ के लोगों पर गोली चलाई, कई लोग मर गए थे, तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग आए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोग बहुत सी बातें समझ नहीं पाते हैं। तो हमने तो अपील ये की थी और हमारी सरकार का प्लान था कि आसपास के जो स्टेट हैं जी, उनसे हम कुछ पुलिस बल जरूर ले लेंगे, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, महामहिम का आदेश है, उसका हम लोग पूरी तरह से पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसा कोर्ट चाहेगा वैसे ही काम किया। वो तो पालन करेंगे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पालन करना ही होगा। लेकिन विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको नामांकन नहीं भरने दे रहे थे, बहुत लोग नामांकन नहीं भर पाए और नामांकन के बाद मतदान भी नहीं करने देंगे। ऐसे कई तरह के आरोप टीएमसी सरकार पे लगे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई तो कभी छुप नहीं सकती है जी। अब देखिए, ये पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, नामांकन भरने नहीं दे रहे हैं जी, मगर आप देखिए कि नामांकन जो भरे जा रहे हैं, अगर जिला परिषद में उस दिन मैंने आपको आधी लिस्ट दी, आज मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। जी जी, उस दिन लास्ट डे था, अब तो पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। जी हाँ, तो जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तृणमूल ने जहाँ जिला परिषद के 1089 भरे हैं, वहीं पर बीजेपी ने 1058 भरे हैं, कांग्रेस के 741 हैं और सीपीएम के 838 हैं। उसी तरह से पंचायत समिति ने, जहाँ पर टीएमसी के 11,529 है, तो भाजपा के 8,882 है, कांग्रेस के 2,804 हैं और सीपीएम के 7,383 है। जी, ग्राम पंचायत की जहाँ बात की जाए, जहाँ पर हमारे तृणमूल पार्टी ने 83,229 नामांकन भरे हैं, वहाँ बीजेपी ने 46,381, कांग्रेस ने 14,205, सीपीएम ने 40,429। तो ये तो पूरी तरह से नामांकन भरा गया है। ये लोग तो सिर्फ हल्ला कर रहे थे। ये लोग, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, घबरा रहा हूँ जी, ये लोग एक हालात बनाना चाहते हैं देश में कि ममता बनर्जी फेलियर है, ममता बनर्जी की सरकार कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि तो एक इलाके में छिटपुट घटनाएं हुई है, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन आता है। हर इंसान, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सीपीएम का या कांग्रेस का हो, हर इंसान चाहता है कि हम प्रत्याशी बने, हमने इतने साल राजनीति की है, कुछ ना कुछ काम करें। नहीं उनको टिकट मिल पाता है तो आपसी दोस्त यार भिड़ जाते हैं, फैमिली के लोग भिड़ जाते हैं। कुछ 1-2 पॉकेट्स में इस तरह का हुआ था, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा बंगाल जल रहा है। जहाँ जल रहा है वहां भी तो इनकी निगाह जाती नहीं है। मणिपुर आज 50 दिन करीबन हो गए हैं, जहाँ जल रहा है वहां पर केंद्रीय वाहिनी भी गई हुई है, मगर कुछ नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमको केंद्रीय वाहिनी पे कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक नहीं है उनको लाने का। लेकिन अगर महामहिम का आदेश है तो हम उस आदेश का पूरी तरह से पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने ही आंकड़े बताए, एक ग्राम पंचायत का बताया, एक जनपद पंचायत का कितना आंकड़ा बताया आपने? कितने टीएमसी के भरे गए, कितने बीजेपी के भरे गए? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत जी, जितने भी नामांकन भरे गए जी, मैंने आपको बताया। पंचायत समिति का एक बार फिर बताएंगे क्या? पंचायत समिति का 11,529 टीएमसी ने भरे हैं, 8,882 बीजेपी ने भरे हैं, कांग्रेस ने 2,804 दिए हैं, सीपीएम ने 7,383 दिए। जी,
तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इस आंकड़े में भी तो स्पष्ट हो रहा है कि आपने अगर ग्राम पंचायत के 83,000 टीएमसी के भरे हैं तो 46,000 ही बीजेपी के भर पाए हैं। अच्छा, जी हाँ, ग्राम पंचायत में, जी हाँ। जी, ऐसे 11,529 जी, ये समिति के भरे गए हैं, 8,882 ही बीजेपी के भर पाए हैं। मतलब बहुत सारी जगह पे बीजेपी के लोग नामांकन ही नहीं दाखिल कर पाए। नहीं, देखिए आप एक बात समझिए कि इनके पास लोग नहीं है ना। ये हल्ला मेरी पिछली मीटिंग में भी अगर मेरी बात मिला लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, लोग नहीं है इनके पास जो अपने प्रत्याशी सब जगह दे सके, इसलिए हल्ला ज्यादा करते हैं कि अपने दिल्ली के आगाओं को खुश कर सके कि हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने पहले भी दिल्ली वालों को बोला था कि हम हर जगह सीट दे रहे हैं, 200 के ऊपर लेके आएंगे। अब दिल्ली वाले तो बेचारे क्या जाने, वो उनको तो मालूम है ये लोग यहाँ पूरा काम कर रहे हैं, मगर ये लोग यहाँ पर सिर्फ फेसबुक, सोशल मीडिया और टीवी के निर्माता और ये वर्षनधारी हो गए हैं और इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए जितना हल्ला करेंगे उतना अच्छा है इनके पास कि हमने इन्हें भरने नहीं दिया। जबकि यहाँ केंद्रीय वाहिनी है, हमारे नेताओं ने कहा, हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जो लोग नहीं भर पाएगा हमारे पास आके बताए, मैं जाकर उनको भरवाऊंगा। हमारे नेता अरूप विश्वास जी ने कहा, और आप तो देख रहे हैं अगर नहीं भर पाते तो पिछले बार जो इलेक्शन हुआ 2018 में, उसके बाद और अभी की स्थिति देख लीजिए, काफी परसेंटेज हाई हुआ है इन लोगों का, सभी पार्टियों का। तो सभी को पूरी तरह से मौका दिया गया है। अब रही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो हर चीज को मानने के लिए तैयार हैं। और बाकी देखिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब रिजल्ट निकल के आएगा। चलिए, हालांकि पिछली बार भी आपने 90% सीटों पर कब्जा जमाया था। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। देखिए, जनता तो हमारे साथ है ना, जनता के बीच में हम हैं, अपनी नेत्री जनता के लिए काम कर रही है, तो जनता हमारे साथ है और हमें पूर्ण तरह से विश्वास है कि जनता हमारे साथ ही रहेगी, हमारा साथ देगी। अनुमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, लेकिन सारी आवाजें इको हो रही है। जी, इको हो रही है आवाज आपकी, आ तो रही है लेकिन इको हो रही है आपकी आवाज। चले, मैं अपने तकनीकी साथियों से बोलता हूं उसको ठीक करें, लेकिन आप सवाल सुन पाएंगे हमारा? मुझे सुनाई पड़ रहा है आपका सवाल। जी, अभी आपने फरीद जी को सुना होगा कि लोग नहीं है, बीजेपी ने तो और ज्यादा भरे, कांग्रेस के तो और बहुत कम लोग थे। खैर, नामांकन, क्या आपके लोगों के यहां से भी इस तरह शिकायतें आई हैं कि टीएमसी के लोग नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भी हुई है। मैं इस डायरेक्ट इस लाइन में नहीं हूं जिसमें मुझ तक ये खबर सबसे पहले पहुंचे, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंसा की खबरों पर मैं नजरें बनाए हुए हूं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी वो कुछ ज्यादा उभर के आने लगी है। वैसे तो हम सब जानते हैं, कुछ नई बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसाओं में 2010 से अगर 19 तक का रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा मौतें, लगभग 161 मौतें हुई हैं। उसके बाद बिहार का नंबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जनरली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, और जिस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि वो एक धर्म या जाति के ऊपर इसे चला सकते हैं, तो हिंसा का मूल वहां से शुरू होता है, जड़ें वहां से शुरू होती हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 2003 के पंचायत चुनाव में ही 76 लोगों की जाने गई थी। तो इस तरह से हिंसा यहाँ होती रही है, और उसमें भी यही बात थी कि उस समय टीएमसी के लोग भी थे। सबसे ज्यादा जो उस समय लोगों की मौत हुई थी वो 19 कांग्रेस के लोग थे, और सीपीएम के भी 28-29 से ज्यादा लोग थे उस समय, और बाकी 8 जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और टीएमसी के थे। पर हम इतिहास की बात नहीं करेंगे। आज जो हिंसा हो रही है उसका कारण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और चुनाव चाहे कोई भी हो, अब हर प्रदेश में चुनाव खूनी होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह पर। आजकल जानी दुश्मनी की राजनीति ने एक जगह बना ली है, और उसके कारण हर राजनीतिक दल, अनुमा जी, हर प्रदेश की नहीं, बंगाल में कुछ ज्यादा हो रहा है। बंगाल में हमेशा से रहा है। इतिहास देखिए, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, एक पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल है लल्लन टॉप के नाम से, उसका पूरा अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही हिंसा का वहां इतिहास रहा है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हथियारों वाली लड़ाई के लिए खुदीराम बोस भी तैयार थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी तैयार थे, और इसी डर के कारण 1911 में जो राजधानी शिफ्ट करी थी अंग्रेजों ने, तो वो दिल्ली में शिफ्ट करी थी। क्योंकि देखिए ऐसा है, जहां पर
थोड़ा सा खून खौलता है या बुद्धिमत्ता ज्यादा होती, जो भी कह लीजिए जी, वहां पर थोड़ा भावुकता भी ज्यादा होती है, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि बहुत दुखद हैं। और आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लगातार इतिहास देखिए, हमेशा से पश्चिम बंगाल के चुनाव खूनी होते रहे, चाहे वो सीपीएम का शासन रहा हो, चाहे कुछ समय के लिए कांग्रेस का रहा हो, फिर टीएमसी का रहा हो, या उसके बाद फिर से ये अब टीएमसी का ही चल रहा है। तो ये वहां पर एक तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और दूसरे पता नहीं क्यों ये हर तरफ से सभी पार्टियां इसी को एक तरीका समझती हैं शायद, और ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति हो गई है कि जिसमें पंचायत चुनाव जैसे चुनावों में भी 2003 के पहले से हम हिंसाएं होती देखते आ रहे हैं। यहाँ की स्थिति में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर केंद्रीय बल वहां पहुंच रहा है, इसका कांग्रेस स्वागत करती है या नहीं? हम शांतिपूर्ण चुनावों का स्वागत करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग वहां पर अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए, इसका कांग्रेस हमेशा स्वागत करती है। उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं चुनाव आयोग ने उठानी वो उठाए, और राज्य सरकार को उसका सहयोग करना है। इसमें कोई दो मत ना आपका हो सकता है ना मेरा हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है। राज्य चुनाव आयोग ने तो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि केंद्रीय बल की यहाँ तैनाती की जाए, उसके विरोध में। तो मतलब ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट सही है। इन स्थितियों में जो अभी जो हो रहे थे, हिंसक घटनाएं हो रही थी, खासकर ये बातें आ रही थी, कांग्रेस के भी प्रत्याशी बोलते थे, बीजेपी के प्रत्याशी भी बोलते थे कि टीएमसी की चूंकि सरकार है, ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्तागण उनको नामांकन तक दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। हम उस मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, आपको और मुझे कुछ आगे फिर से मैं बात करूंगी कि कोई नई बात तो नहीं है। इस वक्त कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक तरह से तीसरी पार्टी की कह सकते हैं हम उसको। तो देख रहे हैं कि इस समय जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जिनके साथ प्रशासन है, जिनके साथ सत्ता है, वो अभी से ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जब तक हमारी पार्टी वहां पर अपना एक फुटिंग नहीं बनाएगी, तब तक इस तरह की हिंसा की वारदातें हो रही हैं, और हम इसका विरोध करते हैं। हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं आप और हम जानते हैं, बेकार में कोई बात कह के जबरदस्ती चर्चा को आगे बढ़ाने में मैं यकीन नहीं करती हूँ। हम जानते हैं वहां कांग्रेस का अभी जो हालत है वो तीसरे नंबर की पार्टी की भी नहीं है। तो जब हमारे पास अभी उस तरह का जनादेश नहीं है, तो हम क्या बोले? हम यही कह सकते हैं कि हिंसा गलत है और अच्छी तरह से बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से चुनाव होने चाहिए, और क्या कह सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा अनुमा जी। लेकिन जब किसी पार्टी को किसी प्रदेश में अपना, जैसा आप खुद कह रहे हैं, तीसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 आना है, तो उसका मुख्य जरिया पंचायत चुनाव ही होता है। सीधे विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं। कार्यकर्ता पंचायत चुनाव से ही मिलते हैं। इन स्थितियों में जैसा कि आंकड़े फरीद जी ने बताया है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जहां उनके 11,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि उसमें फॉर्म भर रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं, 83,000 ग्राम पंचायत में 83,000, वहां आप 8-10 हजार के आंकड़े में हैं, यानी कार्यकर्ता भी आपके पास नहीं बचे वहां। हाँ, तो इसमें क्या है, तो दिख तो रहा है ना, कांग्रेस इसके ऊपर बिल्कुल जड़ों से काम कर रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं, कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एकदम जल्दी से कुछ आपने इधर छड़ी घुमाई और उधर से हो गया। कांग्रेस पिछले चुनावों के दौरान वाकई अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा है। क्या आप ये जस्टिफिकेशन सुनना चाहते हैं? इस वक्त नहीं है आपको, और हमको दिख रहा है, इसमें क्या बोलेंगे आप? हाँ, लेकिन एक बात आप देखिए कि चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्या हिंसा के बगैर कोई और तरीका नहीं है? क्या इस दबंगई के द्वारा ही चुनाव होंगे? भले ही ये पंचायत चुनाव है, लेकिन हिंसा तो जैसा मैंने आपको बताया 2003 में 76 लोग जा चुके हैं, 76 लोगों की मौतें हुई हैं। हिंसा को बंद करना चाहिए। पिछले चुनाव में 38 लोगों की मौत हुई थी। इसमें बीजेपी को क्यों आप दोष दे रही? सरकार तो टीएमसी की है, पुलिस उनके पास है। अभी फिर से आपकी आवाज बहुत ही हुई, आप अपना सवाल एक बार और पूछ लीजिए। इसमें आप कह रहे हैं चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो, लोग हिंसा करते हैं और उसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैसे आ गए? इसमें तो सरकार टीएमसी की है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस हो सकती है उनके निर्देश पे या उनके न्यूट्रल हो जाती हो, इसमें बीजेपी को क्यों आप दोष दे रही? त्रिपाठी जी, आपको ये तो पता होगा कि पहले दिन से ही जब से टीएमसी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंखों नहीं सुहाती। तो इसलिए बहुत सारी बीजेपी स्पॉन्सर्ड वहां पर हिंसा हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो दुर्गा पूजा हो या कोई और समय हो, हमारे अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि खरगोन में जो हिंसा हुई है और जो दूसरी हिंसा हुई है, उसमें जो ट्रिगर करने का काम था, उसको शुरुआत करने का काम था, वो कहां से होता है उसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा पाता, ये पता ही नहीं चलता कि कहां हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के रोल हमेशा प्ले करते आई है और इसमें मुझे कोई अचरज नहीं होता कि उसका भी उतना ही रोल है जितना टीएमसी का रोल है। ये एक और बात है कि चूंकि सरकार टीएमसी की है तो वो उसका जवाब भी देते हैं और वो अपनी तरफ से भी करते हैं। तो इस हिंसा के खेल को बंद होना चाहिए, बीजेपी का ट्रिगर भी बंद होना चाहिए और टीएमसी का उसको रिएक्ट करना भी बंद होना चाहिए। सरकार को और चुनाव आयोग को ये चुनाव हिंसा के बगैर शांतिपूर्ण तरीके से किसी तरह से कोशिश करना चाहिए कि हो। जी नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नवीन जी, सीधे सीधे ठीक है, फरीद जी कह रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार गई थी अगेंस्ट में, राज्य चुनाव आयोग भी गया था कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब इन परिस्थितियों में आपसे दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि केंद्रीय बल के पहुंचने के बाद क्या आपको लगता है कि वहां निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे? अब जो सरकार है, टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय बल के आने से जो भाषा है, जो उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण सीआरपीएफ के जवान नहीं समझते, गोली चला देते हैं, सीधे आरोप लगाया। और इधर अनुमा जी ने सीधे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हाइप क्रिएट करती है या सीधे सीधे कराए दंगा करवाती है, जो ये लगातार सीधे आरोप लगा रही हैं। और बंगाल में भी जिस दिन से सरकार टीएमसी की बनी है उस दिन से ही इस तरह के हाइप आप क्रिएट कर रहे हैं, माने बीजेपी कर रही है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बंगाल में कुछ न कुछ स्पॉन्सर्ड आप इस तरह के हिंसा भड़कवाते हैं। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के सभी लोगों को बंगाल दिवस की शुभकामना देता हूं। जी, आज ही का दिन था जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के हाथों से हिंदुस्तान के मैप के अंदर बांग्ला भाषियों का राज्य स्थापित किया था, वेस्ट बंगाल। जी, आज रथ पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है, देश के सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब दोनों प्रवक्ताओं के एक एक क्वेश्चन को मैं जवाब दूं। पहले फरीद खान साहब बोल रहे थे, मैं बताऊं कि ममता बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के रहते हुए कभी भी शांति मतदान की आशा ही नहीं किया जा सकती है। जी, 2011 चुनाव के बाद आपने देखा हुआ 2014 का लोकसभा, जी 2019 का लोकसभा, 2021 का विधानसभा, 2018 का फिर से पंचायत चुनाव। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से अभिषेक बंदोपाध्याय हो चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, जिस ढंग से बंगाल पुलिस के साथ साथ चुनाव आयोग को, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसके कमिश्नर को जिस ढंग से ये लोग गलत ढंग से पदलोलुपता का शिकार बनाते हैं और पुलिस को इन लोगों ने ऐसा पंगु बना दिया है। और रही कांग्रेस का मामला, हमारी महिला मित्र बोल रही थी, शायद या तो उनको पश्चिम बंगाल के बारे में, राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है या उनको वहां के बारे में आइडिया नहीं है। अपोजिशन लीडर पहले थे, आज वो प्रदेश के अध्यक्ष अधीर चौधरी। अधीर चौधरी पिछले 15 दिनों से सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस के वर्करों को जबरन करके घर में बांध दिया जा रहा है। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर दिनाजपुर में, दक्षिण दिनाजपुर में, 24 परगना में, डायमंड हार्बर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर से बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है। उनके फॉर्म को फाड़ दिया जा रहा है, वीडियो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं कांग्रेस के मालदा के एमपी अब्बू साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल, आज इस पे सुनवाई हुई है। बीजेपी के एलओपी अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी गए हैं और कांग्रेस के एमपी गए हैं कि बिना केंद्रीय प्रशासन के और केंद्रीय सैनिक के बंगाल में चुनाव संभव नहीं है। जितनी बीजेपी मांग रही उतनी कांग्रेस मांग रही है। देखिए 2011 में जब सरकार बनी थी, तृणमूल कांग्रेस, नागराज और एक सांपराज, दोनों एक साथ मिलकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने तमाम कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया, उनको केस में फंसा करके अपने अंदर में ले लिया। आज मानस भूंइया मंत्री है, उनके तमाम लोग मंत्री है। देखिए कांग्रेस का बंगाल में कुछ भी न तो जमीन है, एक अधीर चौधरी बेचारे लड़के संभाले हुए हैं।
और रहा फरीद खान साहब ने कहा, मैं बता दूं, फरीद खान साहब शायद इस गलतफहमी में है और इनके मुख्यमंत्री भी गलतफहमी में है। पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। पश्चिम बंगाल में 77 हमारे एमएलए थे और 50 एमएलए आज भी आपके हाथ जोड़ के खड़े हैं कि कब बीजेपी रास्ता खोले और हम ज्वाइन कर ले। पश्चिम बंगाल का एक भी ऐसा जिला परिषद नहीं है, एक भी नगर पंचायत नहीं है, एक भी प्रधान का वो नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। एक दिन पहले रात को नोटिफिकेशन पे 11 बजे रात को गवर्नर सिग्नेचर करते हैं और दूसरे दिन उस राज्य के पूर्व नौकरशाह और पदलोलुपता के शिकायत यही राजीव सिन्हा जो आज कमिश्नर स्टेट कमीशन के, अगले दिन नोटिफिकेशन निकालते हैं चुनाव का और अगले दिन शुक्रवार के दिन से नॉमिनेशन शुरू होती है। न तो अपोजिशन की किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, आरएसपी हो, डीएसपी हो, दूसरे क्षेत्रीय दल हो, इन तमाम लोगों के कार्यकर्ताओं की कागज कंप्लीट नहीं थी, कागज वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, कोर्ट में जबरन करके इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं कि संविधान के रक्षक कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठे हैं, जो जहां के न्यायाधीश ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने जो वहां अनुरोध किया था उस पर गंभीरता से विचार हुआ और गंभीरता से विचार के बाद उस पर उन्होंने ऑर्डर दिया केंद्रीय बल के लिए। अब देखिए फरीद खान साहब भी बोल रहे थे कि महामहिम ने कहा अगर तृणमूल कांग्रेस के गिरवान में इतनी सम्मान होती, इनकी इतनी अगर इनकी नैतिकता होती और इनकी सांप्रदायिकता की ऐसी सोच नहीं होती तो ये केंद्रीय बल को उतार दिए होते। 24 घंटे से 48 घंटा में इनको केंद्रीय बल ला रहा था, आज 5 दिन हो गए थे, ये केंद्रीय बल देना नहीं चाहते थे, ये हाई कोर्ट को नेग्लेक्ट कर रहे थे। मजबूरन कांग्रेस के सांसद मालदा के और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में गए और आज उस पर सुनवाई हुई। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिन्हें संविधान की रक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल में जो विदेशी ताकतें काम कर रही है, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी विदेशी ताकतों के हाथ से जो खेल करके आज ही का दिन है, वो आज ही का दिन है जो मुस्लिम लीग के हाथ से हिंदुस्तान के नक्शा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल को लाया था। उस दिन को खत्म करने के लिए ममता बंदोपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस, इनकी सांप्रदायिक शक्ति लगी हुई है ताकि देश में कैसे बंटवारा हो। लेकिन आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल आएगी, शांतिपूर्ण मतदान होगा और ममता बनर्जी और इनके कुनबे का सफाया शुरुआत हो गई है। रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेंगे। इन्होंने पूरी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि 2021 का चुनाव का फरीद खान साहब बोल रहे थे, 2021 का 2 मई 2021 को रिजल्ट आया। रिजल्ट 8 बजे केवल भी बैलेट वाली चल रही थी, 9 बजे से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू हुई, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, 50 बहनों का बलात्कार किया गया, 25 बहनों की हमारी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन नगण्य थी। मुख्यमंत्री महिला क्योंकि चुनाव नंदीग्राम से हार चुकी थी, उनकी बेशर्मी की हद थी कि चुनाव हारने के बाद भी जबरन वो कुर्सी पर बैठना चाहती थी। ममता बनर्जी एक पदरूपता की शिकार है। देखिए ममता बनर्जी की गलती नहीं है, ममता बनर्जी की राजनीतिक परवरिश कांग्रेस में हुई है और कांग्रेस रूपी वो मायाजाल है कि उस और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है कि उसके कोख से जो भी निकलता है उस भ्रष्टाचारियों का, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आप ले ले, एनसीपी को महाराष्ट्र में ले लीजिए, आप बंगाल में ममता बनर्जी को ले लीजिए, कांग्रेस से जो लोग निकले हैं उनकी यही स्थिति है। इसलिए साहब मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने राज्य के 9 करोड़ जनता के भावना को समझा। कांग्रेस के मित्र मालदा के एमपी साहब और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था नंदीग्राम में, उनके अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। चलिए ये सब होते हुए भी आप इनके साथ सरकार में रहे। नवीन जी आप ममता जी के बात कर रहे हैं, आप एनसीपी की बात कर रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूं हनुमा जी, आप और एक और अब मैं याद दिला दूं, पी संगमा जी का याद दिला दूं, वो भी कांग्रेस से ही आए थे। ये पी संगमा, ममता बनर्जी, इनके साथ आपने केंद्र में सरकार बनाई थी अटल जी की। अटल जी की सरकार नहीं बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस बनवाने में हमारी बड़ी भूमिका थी जी। हम बंगाल को लेफ्ट फ्रंट के ग्रेफ से बचाना चाहते थे, कांग्रेस जो भ्रष्टाचारी समुद्र है उससे हम बचाना चाहते थे। लेकिन ये गलती ये थी कि आज ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का गिलास में पानी पीने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं है। आज ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है। बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या, 50 बहनें की हत्या, गांव में हजारों गांवों के अंदर आगजनी, आज भी कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आसाम में है, बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बंगाल की बात कर लें नवीन जी, बंगाल की बात कर लें। अभी मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ जी। बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरे स्टेट में शरण लेके बैठे हैं। 2021 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी हत्या हुई कि हमारे कार्यकर्ता अपने गांव में नहीं रह पा रहे हैं।
अपने शहर में नहीं रह पा रहे हैं। चलिए, अब तो केंद्रीय बल आ गया है। नवीन जी आ रहा हूं मैं आपके पास फिर से। काफी देर से फरीद जी और अनुमा जी कुछ कहना चाह रही थी। श्रीवास्तव जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए, कुछ निकल के नहीं आ रहा। आप क्या केंद्रीय बल के आने के बाद से, हालांकि नवीन जी इस बात पे अस्वस्थ हैं कि केंद्रीय बल के आने के बाद से वहां चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे, मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से होगा? देखिए, सबसे पहले त्रिपाठी जी अब समझना ये होगा कि बंगाल में इस तरह की हिंसा की वारदातें पिछले चुनाव में भी होती रही हैं जी, जिसको लेकर के हमेशा जो केंद्रीय बल भेजा गया है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी गया हुआ था। मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ये दोनों हाई कोर्ट में जो है बंगाल हाई कोर्ट में इनको केंद्रीय बल के लिए आदेश हुआ, मतलब उसके खिलाफ फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। मेरा ये कहना है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, ये लोग जो है चूँकि ये जानते हैं कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए निश्चित रूप से जो भी फैसला दिया गया है वो वहाँ पर कोई हिंसा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। हालांकि जो वहाँ का राज्य चुनाव आयोग, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो शांतिप्रिय चुनाव करवाए और जो है सारी व्यवस्था करे, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो है न्यायालय आश्वस्त नहीं रहा होगा, तब इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय बल के जाने पर निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मजबूत होगी, चुनाव संपन्न होंगे। जहां तक हिंसा का सवाल है, आप देखिए पिछली बार विधानसभा में भी जब केंद्रीय बल गया था तो भी वहाँ हिंसा की वारदात हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी, लेकिन कुछ उसका जो है रेशियो कम हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्टेट की जो पुलिस है, राज्य पुलिस है या अन्य जो प्रशासनिक अमला है, अगर उसको इतने बड़े चुनाव को, बंगाल हमेशा बीजेपी वर्सेस जो है तृणमूल कांग्रेस हमेशा से रहा, ममता बनर्जी हमेशा जो है निशाने पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए और 2024 में चुनाव होना, उसके लिए जो है ये स्थानीय चुनाव जो है, निकाय के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ पर आपने देखा ना, पूरा आंकड़ा दिया, फरीद साहब ने बड़ा अच्छा किया, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया कि इनके कहाँ कैंडिडेट कितने कम हैं। आप बताइए, पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत में आप देखे होंगे आधे आधे का रेशियो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में जी, अन्य दल भी उन्होंने देखा। तो मेरा ये कहना कि कहीं न कहीं जो पूरे प्रदेश में ये पंचायत चुनाव में जो भी लोग जीत के आएंगे, पंचायत के लोग आएंगे, और इसका एक बहुत बड़ी पकड़ रहती है लोकसभा में, और शायद यही वजह है कि सारे दल लगे हुए हैं। जहाँ तक हिंसा का सवाल है, अभी हमने देखा, अभी पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले कि वहाँ पर एक निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, जनता भी समझने लगी है, लेकिन चूंकि एक सेंसिटिव स्टेट है जहाँ पर आपसी में देखिए ताली तो दोनों हाथ से बजती है, ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस वाले खड़े हों खाली मारकाट करने के लिए जी। जब भी ऐसे स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, हमेशा व्यक्तिगत दुश्मनी भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, निकालने के लिए चुनाव में इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती है। अगर रिजर्व पुलिस जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जाता है, तो निश्चित रूप से नियंत्रण होगा, और राज्य पुलिस तो है ही है। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाए। जी आ रहा हूँ फरीद जी, आपका। अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, नवीन जी जब अपनी बात कह रहे थे। मैं एक बात कहना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो लगातार अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा झूठ हुआ करता है। तो आज हमने वही सुना, लगातार कुछ भी जो मुंह में आता है बोलना, बीच में मत बोलिए, इतनी सभ्यता रखनी चाहिए। नहीं तो हम आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि इसमें झूठ ने क्या बोला, ये चीज हम जानना चाह रहे हैं आपसे। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए, जिस भाषा में लगाए, कांग्रेस का पानी पीना, हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पानी में तो ये प्रॉब्लम है कि आज मणिपुर जल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री घूमने गया है, डिनर खाने के लिए गया है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी के पानी में तो बिल्कुल जहर, नफरत और धोखा ही मिला हुआ है? ये भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, उनको शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम लीग के साथ बनकर मिलकर श्यामा चरण शुक्ल हमेशा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके साथ रहे हैं,
और उसको ये बड़े फख्र से बोल रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन लोगों में से थे जिन्होंने ये कहा था कि हम जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको हम बंगाल में पनपने नहीं देंगे, उसकी ये कहानी सुना रहे थे। कहीं पर तो इतिहास में ये ऐसा बोलना सीखे जिसमें अपनी और गलतियों को, अपनी बदतमीजियों को, अपने धोखों को, उसकी तारीफ करना शुरू किया। वो अनर्गल प्रलाप नहीं मानेंगे आप मुझे। आज आप देखिए अनुमा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में भी थे। बिल्कुल थे, पर कांग्रेस ने इंक्लूसिविटी के साथ उनको अपने साथ रखा था। लेकिन ये क्या सच बदल देंगे आप कि उन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि मैं ये अपने बंगाल में ये जो आंदोलन है इसे मैं होने नहीं दूंगा, सफल नहीं होने दूंगा? क्या उन्होंने नहीं लिखा था अंग्रेजों को? क्या वो अंग्रेजों के पैरोकार नहीं थे? जरा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान सा एक ऐसा रेफरेंस है जो किसी भी पत्रकार को मालूम होता है। तो हमने उनको रखा। देखिए, हमने तो यहाँ तक कि आरएसएस को भी मौके दिए कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की तरह रहने के लिए उनको मौके दिए गए। लेकिन जिनकी फितरतें ही वैसी रही हैं कि लोग लड़े तो उनकी सत्ता चले। आज हमारे देश में मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में गृह मंत्री जाके आए हैं और उसके बाद वहां कुछ नहीं हो रहा, तो फिर जाए ना टीएमसी में, ये अपने वेस्ट बंगाल में जाए ना। अगर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो करें। केंद्रीय सुरक्षा बल जा रहा है, वो उसका ठीक है, स्वागत है, क्योंकि वहां शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। मैंने बार बार यही कहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। जब जरूरत जब ऐसे वाकये होते हैं उस समय टीएमसी भी भारतीय जनता पार्टी से कम हिंसक नहीं होती। इसलिए आज चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण कराने की जरूरत है। लेकिन इस अनर्गल प्रलाप को सुन के हम क्या करेंगे, जिसमें एक सुर से सारे के सारे लगातार एक नैरेटिव बोले जाते हैं, एक लगातार एक ऐसी भाषा बोली जाती है जिसका आपके दर्शक समझेंगे तो उनके अंदर भ्रम और बढ़ जाएगा कि क्या हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके बाद वो लोग इसकी पड़ताल करेंगे, बजाय इनकी बात पे फेस वैल्यू पर जाने के बजाय। तो इन्होंने जो कहा, एक तो कांग्रेस का पानी कहा, तो मैं तो मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को इस कदर हिंसा में, ध्रुवीकरण में डाल दिया है कि पूरा देश जल रहा है। मुझे अचरज नहीं होगा कि किसी दिन हम सिविल वॉर देखेंगे। आज जो मणिपुर के हालात हैं उससे कम ही हो रहा है। मतलब अनुमा जी, आप कह रहे हैं कि इनके पानी में आपके गड़बड़ वो बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इनके पानी में जहर है। इनके पानी में नफरतों का जहर है, ये नफरत फैलाते हैं। फिर भी आपने कर्नाटक में एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को आपने कांग्रेस में शरीक करके उसको चुनाव भी लड़ा लिया। अगर इनके नफरत का जहर है इनके बीजेपी में और इनके कार्यकर्ताओं में, इनके नेताओं में, तो कर्नाटक में आपने क्यों मिला लिया एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री को? त्रिपाठी जी, जो इनके उस तरीकों को छोड़कर हमारे साथ आए, जिन्होंने उन्हें तिलांजलि दे दी और इस नफरत की राजनीति को मना कर दिया, उन लोगों को हमने जगह दी है। हमने पूरे बीजेपी के जो पानी में नफरत है, जो उसी में आज भी डुबकी लगा रहे हैं, उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, क्या कैलाश जोशी जी जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे नहीं आए? क्या और लोग अभी शामिल नहीं हो रहे हैं? जबकि नहीं, शामिल वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर ये नफरत के जहर के साथ चल रहे हैं तो फिर इनको आप क्यों ले रहे हैं? इनको निगलेक्ट करिए ना, कि नफरत फैलाएंगे आप क्या में जाके। आप बात को जबरदस्ती, शायद आपकी हो सकता है विचारधारा की बात हो, आप पत्रकार हैं तो आप समझेंगे मैंने क्या कहा। मैंने कहा जिन्होंने नफरतों को तिलांजलि दी है वो हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, मैंने नवीन मिश्रा जी से भी ये सवाल किया है। आप इस तरह मैंने उनसे भी कहा है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस से आई है तो उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्यों लिए रहे हैं? पीएस संगमा को क्यों लोकसभा अध्यक्ष बनाया? वो भी तो कांग्रेस से आए थे। आप एक समझदार पत्रकार हैं। मैंने ये कहा कि जो उनकी नफरत की राजनीति को छोड़ रहे हैं, जो उस नफरत की राजनीति के साथ रह के इस भारत देश को जलाना नहीं चाहते, जो परिवारों में, दोस्तों में, राज्यों के बीच में जानी दुश्मनी नहीं करना चाहते, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक समय जिसे विचारधारा की पार्टी कहा जाता था, अब वो केवल सत्ता के लिए हर राज्य में, चाहे वो मणिपुर में मैती और कुकीज का हो, चाहे देश में हिंदू मुसलमान हो, जहां पर अगर क्रिश्चियंस होंगे तो उनके बीच में, जो पार्टी ये दरार कर रही है, जो लगातार जहर की राजनीति कर रही है, उनको जो भी छोड़ेगा, अनुमा जी, इस देश को पसंद करने वाला
का इंसान। चलिए इसका उत्तर तो लेने दीजिए। नवीन जी मैं आ रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हनुमान जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। श्यामा प्रसाद कर लिया मैंने, सारा चीज नोट किया हुआ है। हाँ नोट कर लीजिए। एक बार मैं फरीद जी के पास फिर जाऊंगा, फिर मैं आप ही के पास आता हूँ। फरीद जी कुल मिला के देखिए कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस, अनुमा जी आ रहा हूँ आपके पास, फिर से आ रहा हूँ। अनुमा जी भी कह रही कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी इस तरह हैं, और सबसे बड़ी बात कि अनुमा जी के अलावा आईएसएफ के एक विधायक ये कह रहे हैं कि टीएमसी पे ही आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पे कहीं नहीं लगा रहे हैं, कि उनके कार्यकर्ताओं को फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब तक राज्य पुलिस के हाथ में चुनाव था, तब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पे हमला हो जाए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सरकार का और पुलिस का मेल जोल था, जिसके कारण केंद्रीय बल को लाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष बॉडी है जी, वो अपना काम अपने आप से करेगा। वो हाई कोर्ट गया या सुप्रीम कोर्ट गया, ये उनका फैसला था। और ये सरकार ने भी जो मिलजुल के फैसला लिया, और मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि जो भी उनका ऑर्डर है उसको हम लोग माने। रही बात हमारी नेत्री ममता बनर्जी का, हमेशा से ये कोशिश रही है लोगों को मिला के जुड़ा के लेके चलना, मगर भाजपाओं की राजनीति हमेशा से रही है लोगों को जुड़ा करके, नफरती दीवार खड़ा करके लोगों को अलग अलग करके काम करना। जिस तरह से मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि ये लोग कह रहे थे कि किसी को फॉर्म भरने नहीं दे रहे हैं, नामांकन भरने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिया। उस दिन नहीं था और आज इतना कैसे हो गया? उस दिन से तो बाकी था ना कि ये लोग सिर्फ झूठ और नफरतें फैलाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ये हम लोग केंद्रीय बल का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे मित्र नवीन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है जिस तरह से भाजपा झूठों की पार्टी है, भाजपा झूठी पार्टी है। नवीन जी भी सब कुछ ज्यादापुर में ही रहेगा। नवीन जी भी हमारे बंगाल में रहते हैं और खासतौर हमारे इलाके में रहते हैं। अभी उन्होंने खुद कहा कि जब 2021 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भाजपाई लोगों की कितनी हत्याएं हुई, तो पहले तो वो हत्याओं का उन्होंने एनआईए भी कराया, तो एनआईए का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? सीबीआई कराई, उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? अगर किसी ने किसी का खून किया है, तो अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसको तो परिणाम आना चाहिए ना। आज 2023 है, मगर ये नहीं, ये सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं, सिर्फ इल्जाम लगाते। जब 2021 में 600 से ज्यादा कंपनियां, केंद्रीय कंपनियां, केंद्रीय बल यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं इल्जाम लगा है कि हमारे यहाँ क्या है, तो ये जल्दी इल्जाम लगाएंगे। तो पहले तो ये मान लें कि केंद्रीय बल आएंगे तो ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, उसके बाद कोई बात करें। मगर ये लोग सिर्फ इल्जाम लगाएंगे। और ममता बनर्जी के नेतृत्व को किस तरह से बदनाम किया जाए, ममता बनर्जी को किस तरह से बदनाम किया जाए। असल में ये लोग ममता बनर्जी से डरे हुए हैं कि 2024 में अगर कोई एक मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता है, उस नेत्री का नाम ममता बनर्जी है। इसलिए ये लोग ममता बनर्जी से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसलिए ममता बनर्जी को 2024 से पहले जितना भी बदनाम कर दे, उनको पूरी शर्टों में लाकर रख दे, इनके लिए अच्छा हो। लेकिन इनका ये काम कभी कामयाब नहीं होगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में हमारी बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है, और हम ज्यादा से ज्यादा टिकट लाकर मैक्सिमम जिला परिषद, मैक्सिमम पंचायत समिति, मैक्सिमम ग्राम पंचायत जीतने का काम करेंगे। तो चलिए, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी क्यों आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे? देखिए, आईएसएफ वालों का तो देखिए हमारे यहाँ पे जो चैटिंग फिल्म के ऊपर हो गया आ गई है, उनको पीछे से पूरा भाजपा का समर्थन है। उनका पूरी तरह से भाजपा से लेने का काम हो रहा है, और वो पूरा भाजपा को पीछे से चाहते हैं जी, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि माइनॉरिटी वोट भाजपा में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो भाजपा ने ये काम किया है कि माइनॉरिटी वोट को बंटवारा कर दिया जाए, जो उनकी पुरानी पॉलिसी है, और अपना एक जो वोट है लेकर चले जाए। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, भाजपा बंगाल में इस गंदी नीति में कामयाब नहीं होगी, और ये दोनों या तीनों हर तरह से लोग यहाँ पर फेल हो जाए। जी चल नवीन जी जी बताएं। जी, बहुत सारी बातें हनुमान जी आपने कहा, मैंने नोट कर लिया है। अभी आपने फरीद जी को सुन ही लिया है, दोनों लोगों को मैंने सुन लिया है जी। और ये तैयारी 2024 की है एक तरह से। हालांकि इसमें चिंतित हनुमान जी को ज्यादा होना चाहिए, चूंकि जब
विपक्षी एकता के बाद सीटों का बंटवारा आएगा, तो ममता जी ने पहले ही कह दिया है कि 250 सीटों तक ही केवल लड़ना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं 350 सीट। इन स्थितियों में बंगाल में अब अगर एकता की बात होगी तो कितनी सीटें देगी टीएमसी कांग्रेस को, ये चिंता का विषय अनुमा जी के लिए होना चाहिए। खैर ये अलग मुद्दा है, इसी के मार्फत चलिए अब उत्तर दे दीजिए फरीद जी का और अनुमा जी का। कांग्रेस की स्थिति वही है, ढाक के तीन पात। जी। बंगाल में ममता इनको छोड़ेगी, बिहार में नीतीश कुमार छोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। कांग्रेस की पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ है नहीं। 70 में से 55 साल के आसपास लोगों ने लोगों को क्या अनुमा जी मैंने कहा आपने ज्योतिषी ला के बिठाया है या प्रवक्ता? नहीं, आप बोल ही लीजिए ना अनुपमा जी, आप बोल ही लीजिए एक बार, फिर मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिए। आपके बोलने पे या यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के संस्कार कैसी है। आपके बोलते वक्त मैं चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा कि आप क्या बोल रही हैं। जी चलिए, यही कारण है कि कांग्रेस आज दुनिया के अंदर, छोड़ दीजिए हिंदुस्तान, दुनिया के अंदर में लोकतांत्रिक बड़ी पार्टी मानी जाती थी। आज केवल आप लोग जैसे लोगों के लिए कांग्रेस की स्थिति है कि पंचायत में लोग खोज रहे हैं, अधीर चौधरी रोना गा रहे हैं, आपके एमपी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के केंद्रीय बल मांग रहे हैं। एक विधायक भी आपका जीता था मुर्शिदाबाद में, तृणमूल कांग्रेस वाले ने 1 महीना पहले उनको पैसे देकर के ला करके अपने पार्टी में मिला लिया। आज स्थिति है कि विधानसभा में 100 साल की आपकी इतिहास है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कांग्रेस का कोई शब्द नहीं है। शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों को, कांग्रेस के लोगों को शर्म करना चाहिए। राहुल गांधी के जो करीबी लोग थे, आज भारत सरकार में जो माधुराम सिंधिया जी के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री है, जतिन प्रसाद से योगी जी की सरकार में मंत्री है, और बहुत जल्दी देखिएगा सचिन बाबू भी बहुत जल्दी देख लीजिएगा, रात को सुन लीजिएगा सोते वक्त, सुबह कुछ और दिखेगा। ये कांग्रेस की पॉलिसीज को अब नए युवाओं ने मान लिया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को बढ़ाने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को कांग्रेस में रख करके सोनिया गांधी रहने नहीं देंगी। चलिए अब जवाब आप सुनते जाइए। नवीन जी बंगाल की बात सुन लीजिए, बंगाल की बात। बंगाल में स्थिति यही है कि मेरे फरीद खान बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे काबिल प्रवक्ता हैं, हम बहुत करीबी एक दूसरे के हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा एक अलग है, नीतिगत हमारी लड़ाई है, लेकिन सच्चाई यही है कि राजीव सिन्हा जैसे चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव के कमिश्नर के रहते हुए और ममता बंदोपाध्याय जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए बंगाल के अंदर में चुनाव कराना आसानी नहीं है, बहुत बड़ा नामुमकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है, मजबूत संगठन पश्चिम बंगाल में हमारा है। हमारे जहां जहां कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने नॉमिनेशन नहीं करने दिया है, वहां अगर उम्मीदवार निर्दलीय है, हम उसको समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल का जिस दिन रिजल्ट आएगा, भाई फरीद खान साहब को भी बैठा लेंगे, आप, मैं भी बैठ जाऊंगा, आप उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं फरीद खान साहब से ये पूछ रहा हूं कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा स्वागत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हाई कोर्ट को उसको मान रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अभी तक मुंह नहीं खोल रही हैं। चुनाव आयोग के राजीव सिन्हा अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। डीजीपी मनोज बाल्मी अभी तक मायूस है। पश्चिम बंगाल में आधिकारिक अभी तक आपके किसी भी प्रवक्ता का स्टेटमेंट नहीं आया है। न महुआ मित्रा को देख पा रहे हैं, न कुणाल घोष को देख पा रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहे हैं। केंद्रीय बल का जैसे ही डिसीजन 11:15 बजे आया है, लगता है जैसे साफ सूंघ गया तृणमूल कांग्रेस को कि उनकी गुंडा वाहिनी, उनकी सांप्रदायिक सोच और लोकतंत्र को तोड़ने की जो व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है, उसका खात्मा इस बार पंचायत चुनाव में होने जा रहा है। यही कारण है कि ममता बनर्जी अभी तक मुंह नहीं खोल रही हैं। हर बात में हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में फरीद जी मैं आपके पास आ जाएंगे, फरीद जी उनकी बात आ जाने दीजिए, फरीद जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर से उनकी बात आ जाने दीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा फरीद जी पूरी तरह से। जी नवीन जी, सेव के पेड़ से अगर एक फल गिर जाता है तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नवान्नों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। 6-7 घंटा बीतने को चला सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के ऑर्डर के बाद, आपका कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। अरे आपकी मजबूरी है कि आप अब इसको स्वागत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य संगठन है, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस के रीजन में हुआ करता था हाई कोर्ट में, अब वो नहीं है इस देश में। 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में, और जिस कांग्रेसियों को नहीं समझ में आ रहा है वो अपने घर का टीवी का चैनल कुछ खोले। G20 छोड़ दीजिए, अमेरिका में देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया क्या कर रही है देख लीजिए एक बार अमेरिका के न्यूज चैनल को उठा करके। हिंदुस्तान महाशक्ति है। आज के समय में कांग्रेसियों का जितना बड़ा पाप था उसको हम लोगों ने खत्म किया है। हिंदुस्तान को हमने दुनिया में स्थापित किया है।
छोटे छोटे चलिए, राज्यों में जहाँ अभी तो बंगाल में चुनाव, पंचायत चुनाव को स्थापित करें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के अंदर हिंसा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए नवीन जी, अब तो केंद्रीय बल आ गया है, के भेष में है, इनको रोका जाएगा। नवीन जी, केंद्रीय बल आ जाएगा अब कराएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से, राज्य के चुनाव आयोग के जो राजीव सिन्हा है उनसे, राज्य के डीजीपी मनोज मालवीय से मैं अनुरोध कर रहा हूं बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते कि लोकतंत्र को बचाने में आप भी अपनी भूमिका निभाइए। आपकी जो बदनाम छवि है उसको आप ठीक ठाक करिए। आपने आज तक जो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट जाने के बाद जो आपने कुकर्म किया है, कुकृत्य किया है, जिसमें पूरी दुनिया आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज्य हो, विवेकानंद जी का राज्य हो, सुभाष चंद्र बोस जी का राज्य हो, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी का राज्य हो, नूरुल इस्लाम जी का राज्य हो, इन तमाम महर्षियों के राज्य को जो आपने बदनाम करने का काम किया है, हत्या के राजनीति से, लूट के राजनीति से, अपोजिशन को रोकने के नाम पे, एमएलए एमपी को खरीदने के नाम पे, अपोजिशन को किसी चुनाव में नहीं भाग देने के नाम पे, इस सब को बंद करिए, अपनी छवि को थोड़ी। चलिए नवीन जी, आपकी बात आ गई है, फरीद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी रुक जाए। नवीन जी, फरीद जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन जो हमारे आला अधिकारी हैं, चाहे वो राजीव सिन्हा जी हो, चाहे वो आलापान बंदोपाध्याय जी हो, आज के हमारे चीफ सेक्रेटरी हरिकृष्ण त्रिवेदी जी हैं, इन भाजपाई लोगों को उन सबसे ही नफरत है। हालांकि मनोज मालवीय जी जो हमारे स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी के ग्रैंडसन है, और मनोज मालवीय जी के जो पिताजी थे, हमारे मोदी जी जब बनारस से 2014 में इलेक्शन हुए, उनके प्रस्तावक थे, मगर क्योंकि जो लोग बंगाल में है और ममता बनर्जी के अंडर में काम कर रहे हैं, हालांकि ये लोग IAS IPS अधिकारी हैं, मगर भाजपाई लोगों को और हमारे मित्र नवीन जी को इन लोगों से प्रॉब्लम है। चलिए सब हम मान लेते हैं, इनको बंगाल के हर चीज से प्रॉब्लम है, बंगाल के हर आला अधिकारी से प्रॉब्लम। मैं अपने मित्र नवीन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, मणिपुर की आग कब बुझेगी? आप तो बोलते हैं वहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए, बनाने दीजिए, वहाँ पर डबल इंजन की ही सरकार है। आपके दो पुरुष अमित शाह जी वहां 4 दिन रहकर आए, आज 50 दिन हो गए हैं डबल इंजन की सरकार में। आप वहाँ की आग कब बुझाएंगे? वहाँ के लोगों की जान कब बचाएंगे? वहाँ के लोग जो बेकार हो गए, हजारों लोग, उनको कब घर वापसी करवाइएगा? वहाँ इतने लोग जो मर गए हैं, उन पे इंसाफ कब होगा? वहाँ CBI NIA कब लगेगा? चलिए हम अब चूंकि समय कम है, निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे अगले, अगर जब भी हमारा डिस्कशन होगा। श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी एक टिप्पणी चाहिए, और क्या आपको लगता है? अनुमा जी, समय समाप्त हो गया है, अगर आपको बहुत संक्षेप में कोई बात कहनी हो तो कह दीजिए, बहुत संक्षेप में। मुझे एक संक्षेप में ये बात कहनी है कि वाचालता से और अहंकारपूर्ण वक्तव्यों से लबालब भरे प्रवक्ता से बात सही नहीं होती। बीजेपी के संस्कार की बात करेंगे तो बलात्कारियों को माला पहनाने वाली पार्टी है और टीवी चैनलों को चरण चुंबक बनाने वाली पार्टी है। और राहुल गांधी जी के आप टीवी चैनलों पे क्यों जा रही हैं? आप मीडिया पे, सबसे गरीब की गाय मीडिया ही है क्या? राहुल गांधी ड्रग्स और पैकेज के साथ अमेरिका में थे, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बचा कर लाया सोनिया गांधी के रिक्वेस्ट पे, वो दिन भूल गए। राहुल गांधी ड्रग्स के साथ अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे, पैसे के साथ खारिज करते। तो ये बात कहना कि हमारा बड़ा राहुल नाम हो गांधी रहा है, ड्रग्स के साथ अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे, कोई नहीं हो सकती। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक तरफ पश्चिम बंगाल जल रहा है, उसमें ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस वाचालता को, इस अहंकार को, अरे ये तो मानिए कि आपके कांग्रेस वाले ही मांग रहे थे केंद्रीय बल जी, अधीर चौधरी और अब्बू सलीम मांग रहे थे, जो आपके मालदा के MP है, कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे। कहा अहिंसापूर्ण चुनाव होने चाहिए। मैंने कब मना किया है कि केंद्रीय बल ना आए? मैंने ये कहा है कि दोनों की भी जिम्मेदारी। चौधरी से पूछिए और अपने MP साहब से पूछिए, अब्बू साहब से। चलिए नवीन जी, अनुमा जी, समय हमारा समाप्त हो गया। श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक चुनावों का सवाल है, पश्चिम बंगाल का जो प्रश्न है जी, पिछले कई चुनाव में इस तरह की हिंसक वारदातें होती रही हैं और केंद्रीय बल जाता रहा है। इस बार जो है चुनाव आयोग खुद गया था जी, और जो है हाई कोर्ट ने जब इस बात को केंद्रीय बल भेजने की बात की है, तो निश्चित रूप से यही मंशा है कोर्ट की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, कि वो वहाँ पर चुनाव शांतिप्रिय हो। और शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव जो आने वाले 2024 के पहले का पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बराबर बोलती रही है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है ज़्यादा MPs नहीं आने देंगे, या
पूरा जीतेंगे और उनको सत्ता से बाहर करेंगे, सारी बातें, तो ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिसकी वजह से केंद्रीय बल का जाना जरूरी था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान में ले लिया है और वहाँ पर जो फैसला अपना दे दिया है, इनकी अपील खारिज कर दिया, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में चुनाव अब केंद्रीय बल के सहारे ही होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सहारे होगा। और दूसरी बात है कि हमें लगता है कि जितना हिंसा हो सकता है, छिटपुट हिंसाएं हों, क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत कुछ जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ न कुछ रोक इस पर लगेगी और वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, फरीद जी आपका, अनुमा जी आपका और मिश्रा जी आपका हमारे साथ चुनाव में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की बंगाल के पंचायत चुनाव में हो रहे बवाल की और उस पर उठ रहे सवाल की, जिसमें पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे और तर्क हैं। मगर अब जब केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के दौरान मोर्चा संभालेगा तो क्या किसी तरह की भी हिंसक घटनाओं पर लगाम लग जाएगी या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही होगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल के पंचायत चुनाव का इतिहास रहा है कि वहाँ बिना बवाल के मतदान कभी संपन्न नहीं हुआ। बहरहाल अब जब सुप्रीम पंचायत की ओर से फरमान जारी कर दिया गया है कि बंगाल पंचायत चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होगा, तो देखना अहम होगा कि मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं या नहीं। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।